आज हम सिर्फ धान की फसल पर चर्चा करेंगे, क्योंकि धान की जो फसल है भारत देश में सबसे ज़्यादा सभी राज्यों में, देखिए अगर इसका परसेंटेज देखोगे आप तो ऐसा कोई राज्य नहीं है, और हर राज्य में मिनिमम 15, 13, 14, 15% धान की फसल लगती है कल्टिवेटेड लैंड में। तो बहुत बड़े पैमाने में विश्व में सबसे ज़्यादा धान की फसल लेने वाला भारत देश है। तो इतनी सारी फसल लगती है, तो इस फसल के बारे में हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ से शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत होती है धान की फसल की? कई जगह पे नर्सरियाँ लगाई जाती है। हम लोग पहले नर्सरी में पहले रोप बना लेते हैं और उसके बाद मुख्य खेत में उसको लगाते हैं। तो नर्सरी का बेड प्रिपरेशन कैसे किया जाता है वो थोड़ा सा एक पिक्चर के माध्यम से मैंने दिखाया आपको। छोटे छोटे बेड्स बनाते हैं, उसमें फिर रोपा बनाया जाता है। इस तरीके के बेड होते हैं। तो ये नर्सरी के बेड हो गए। करीबन 25 मिनिमम 25 दिन से लेकर 35 दिन तक नर्सरी में हमारे रोप रहते हैं। 25 दिन मिनिमम 25 दिन के बाद वहाँ से निकाल के ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो नर्सरी में क्या करना चाहिए? नर्सरी में क्या उसको एक्सेस, आप तो नर्सरी लगा रहे हो मगर अच्छी फसल के लिए, अच्छे रोप बनाने के लिए क्या देना चाहिए, क्या रिकमेंडेशन है? तो अपना रिकमेंडेशन है, आपने जो सॉइल हेल्थ प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, ज़मीन में देने वाला प्रोडक्ट है, 500 ग्राम में अवेलेबल है, वो उसका 1 पाउच और गार्डन गोल्ड के 10 पाउच दे सके तो इनको मिला के आप 1000 स्क्वायर फीट में, 1000 स्क्वायर फीट एरिया में आप नर्सरी में दे सकते हो। बहुत शानदार परिणाम आपको मिलेंगे। और नर्सरी में अगर आपको ये एक रिकमेंडेशन दिया गया है, ये आपने देना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो कीजिए। मैंने ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बताई आपको, बता रहा हूँ, एकदम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बता रहा हूँ। तो पर एकड़ 5 किलो यूरिया, अगर आपकी 1 एकड़ की नर्सरी है तो 5 किलो यूरिया आप ज़मीन में नर्सरी में दे सकते हो। ज़्यादा यूरिया देने की ज़रूरत नहीं है। तो नर्सरी, एक नर्सरी का माध्यम हो गया। फिर नर्सरी से क्या होता है, जैसे मिनिमम 25 दिन से 35 दिन तक आप उसको निकाल के फिर मुख्य खेत में लगाओगे। कहाँ करोगे? मुख्य खेत में करोगे। तो 15 से ट्रांसप्लांटेशन करते समय क्या देना जरूरी है, ये अगर आप ठीक से लिख लेना, आपके पास पेन होगा ही, नोट डाउन कर सकते हो आप। तो ट्रांसप्लांटेशन करते समय या ट्रांसप्लांटेशन के 15 से 20 दिनों तक, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं आप किसी किसान के पास चले गए और उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो ट्रांसप्लांटेशन हो गया है, तो नहीं, अब उससे उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो 15 से 20 दिनों तक आप उसको रिकमेंड करिए। सॉइल हेल्थ स्पेशल 500 ग्राम और हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1, हरित संजीवनी का जो अपना बॉक्स आता है उसमें से स्टेज नंबर 1 जमीन वाली ट्रीटमेंट है, जन्म अवस्था वाली ट्रीटमेंट है। तो ये दोनों एक साथ मिला के 500 ग्राम और 250 ग्राम एक साथ मिला के किसी भी खाद के साथ या फिर सूखी मिट्टी के साथ मिला के आप दे सकते हो। 1 एकड़ में देना है। अब धान में पानी का तो सवाल रहता ही नहीं, क्योंकि धान पानी में ही धान आता है, तो उसके बाद पानी तो रहता ही है, तो अपना काम शुरू कर देता है। इस अवस्था में, ट्रांसप्लांटेशन की अवस्था में अगर आप खाद दे ही रहे हैं, हर किसान देता है, हर किसान देता है, मगर उस समय किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्या देना है? नाइट्रोजन और फास्फोरस, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो करीबन उस समय आप 15 केजी यूरिया, 15 किलो यूरिया और 100 केजी सुपर फॉस्फेट सिंगल स्वरूप में स्ट्रेट फॉर्मेट में 1 एकड़ के लिए आप दे सकते हो। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ये देना चाहिए, ऐसा नहीं, हर एरिया के अनुसार अलग अलग, ज़मीन के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो ये मैंने स्टैंडर्ड आपको इसका रिकमेंडेशन किया है। दोनों का महत्वपूर्ण रोल है शुरू में, क्योंकि फास्फोरस क्या काम में आता है? जड़ों की वृद्धि में काम में आता है। तो इसलिए शुरू में फास्फोरस की बहुत ज़रूरी होती है। यूरिया की, नाइट्रोजन की ज़रूरी क्यों होती है? वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती है, इसलिए उसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद कौन सी अवस्था में आएगी? वेजिटेटिव ग्रोथ में आएगी, यानी कि बचपन अवस्था में होती है, तो उसको ट्रिलिंग लगना शुरू हो जाता है। तो वहाँ से करीबन एक 15 से 20 दिनों का अंतर होता है। वो जैसे आप बिजाई करोगे तो बिजाई से ये 35 से 40 दिनों का अंतर होता है, 35 से 40। मगर धान में एक समस्या ऐसी है कि धान में जितने लेट करोगे तो बाद में फिर आपका छिड़काव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर अंदर जा नहीं पाते, क्योंकि धान में 55-60 दिनों के बाद उस खेत में जाना इतना पॉसिबल नहीं होता।
तो एवरेज 55 दिनों तक ही, 55-60 दिनों तक ही अपनी सारी ट्रीटमेंट उसे ख़त्म करनी चाहिए। ख़त्म करे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे धान की बुआई करने के 20 से 25 दिनों के बाद देखो, ट्रांसप्लांटेशन के वहाँ से डेट गिननी है। ट्रांसप्लांटेशन अगर आज हुआ है तो उसके 25 दिनों तक, बुआई हुई है तो उसके 25 दिनों तक। कन्फ्यूज़न नहीं करना, आराम से। आप अगर किसी किसान के पास जाते हो या आप खुद किसान हो तो आपको उतना तो मालूम है कि आपने भाई नर्सरी से ये पौधे उखाड़ के अपने मुख्य खेत में कब लगाए या हमने बिजाई कब की, इतना तो मालूम है। बस वहाँ से गिनना है, वहाँ से 25 दिनों तक हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2। अब हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 कितना है? 100 ग्राम है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है, तो पानी कितना बनेगा आपका? 100 लीटर बनेगा। और उसमें स्प्रेमैक्स 1 ml मिलाना है। मगर अब इसमें कभी कभार क्या होता है, इस अवस्था में 1 लीटर 1 एकड़ में, आपका जो 1 एकड़ खेत होता है तो 100 लीटर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको कितने लोगों को 50 लीटर की ज़रूरत पड़ती है, 60 लीटर की ज़रूरत, 70 लीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 100 ग्राम पाउडर पर्याप्त मात्रा में जितना पानी लगता है उसमें मिला के आप छिड़काव कर सकते हो। और उसमें स्प्रेमैक्स 85 1 लीटर पानी में 1 ml ये लेना कंपलसरी है, ज़रूरी है। स्प्रेमैक्स के सारे फायदे आप लोगों को पता है। स्प्रेमैक्स के सिवा धान में छिड़काव करना ही नहीं है, तो ये एक रिकमेंडेशन दिया गया है। उसके बाद इस अवस्था में, क्योंकि अभी देखो ये वेजिटेटिव अवस्था है, बचपन अवस्था है, अब इस अवस्था में फसल को न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा लगते हैं, खाना भी ज़्यादा लगता है। तो इस अवस्था में आपको इसमें कॉम्प्लेक्स खाद देने ज़रूरी है। कुछ फिर लोग डाई लगाते हैं, 20-25 दिनों के बाद डीएपी लगाते हैं। देखो आप डीएपी दे सकते हो 10-26 हर एरिया के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से ये खाद बदल सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि यही देना चाहिए। तो डीएपी दे सकते हो, 10-26-26 दे सकते हो, 20-20-0-13 दे सकते हो। इसमें से कोई भी पर एकड़ में 50 kg देना है। और धान में सबसे महत्वपूर्ण है, झिंक की डिफिशियंसी आती है। धान पीला पीला पड़ने लगता है, नर्सरी में भी धान पीला पड़ने लगता है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आती है, सर हमारे धान पीला पड़ने लग गया है। तो ये मेन कारण है झिंक की डिफिशियंसी का। झिंक जो अन्न तत्व है उसकी कमतरता का ये मुख्य कारण है। तो इस अवस्था में, बचपन अवस्था में, झिंक सल्फेट जो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है, सूक्ष्म अन्न द्रव्य आते हैं, वो 5 किलो 1 एकड़ में उसका रिकमेंडेशन किया गया है। तो आप इसे दे सकते हो। तो इस वजह से क्या होगा, आपकी एक अच्छी तंदुरुस्त फसल आने में फ़ायदा होगा। तो आप फिर कहोगे कि सर हम हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ दे रहे, तो इसका काम क्या होगा? फसल की सिस्टम को क्लियर करता है, फसल को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद करता है। क्योंकि आज हमारी ज़मीन की, मैंने अभी आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ज़मीन की जो हमारी फिजिकल कंडीशन है, केमिकल कंडीशन है और बायोलॉजिकल कंडीशन है, ये जो बिगड़ी हुई है उसको रिपेयर करने का काम, उसको ठीक करने का काम हम सॉइल हेल्थ स्पेशल और स्टेज नंबर 1 ये दोनों मिला के करते हैं। जब तक वो फिजिकली फिट नहीं होगी, केमिकली फिट नहीं होगी, बायोलॉजिकली फिट नहीं होगी, तो फसल का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो इस वजह से हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं ये फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, फसल की और ज़मीन को ऊर्जा देने वाले प्रोडक्ट है। इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है, इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा आगे निकलते हैं, यौवन अवस्था पे आ जाता है। उसके 15 से 20 दिन के बाद की स्टेज है, जैसे फिर समझ में चलना, ये 45 से 50 दिनों की स्टेज है। ट्रांसप्लांटेशन के बाद 50-55 दिनों तक प्रजनन अवस्था स्टार्ट हो जाती है, फूल लगने लगते हैं। तो इस अवस्था में महत्वपूर्ण क्या है अपना हरित संजीवनी स्टेज नंबर 3, जन्म यौवन अवस्था वाली ट्रीटमेंट। हरित संजीवनी स्टेज नंबर 3, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, 150 ग्राम पाउडर है, 150 लीटर पानी बनेगा। उसमें स्प्रेमैक्स 1 लीटर पानी में 1 ml मिलाना है, यानी कि 150 लीटर मिलाना है और इसका छिड़काव करना है। ये कब तक होगा आपका? तो दूसरा स्टेज नंबर 2 का आप छिड़काव करोगे। कब छिड़काव करोगे? ट्रांसप्लांटेशन या बुआई करने के 25 दिनों तक करोगे। तो अब देखिए इसमें भी
थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना आप। कभी कभार क्या होता है, जैसे आप एक आध किसान के पास गए, उनके पास आप हरित संजीवनी समझा रहे हो, उन्होंने कहा अरे सर हमारा तो अभी 20 दिन हो गए हैं ट्रांसप्लांटेशन करके, तो आप बिल्कुल दे सकते हो भाई साहब, 20 दिन हो गए हैं, आप एक काम करें अभी हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 जमीन में दे दो, सॉइल हेल्थ उसके साथ दे दो। अब ट्रांसप्लांटेशन के कितने दिन के बाद स्टेज नंबर 2 देना है? 25 दिन के बाद। आपने उनको एक्चुअल 20 दिन के बाद, 20 दिन हो गए तब प्रोडक्ट दिया है, तो हमने अभी तुरंत स्टेज नंबर 1 जमीन में दे दिया है और उसके 5 दिन के बाद स्टेज नंबर 2 का छिड़काव कर दिया है। स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2 इसका ऐसा नहीं है कि इसके बाद इतने दिनों में देना है, मगर स्टेज नंबर 2, 3, 4 इनका रिलेशन है। स्टेज नंबर 1 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है, क्योंकि स्टेज नंबर 1 ये जमीन में देना है और 2, 3, 4 ये छिड़काव करना है, इसलिए उनका रिलेशन है। स्टेज नंबर 2 के छिड़काव के 15 दिन तक, यानी कि 15 दिनों तक अपने को स्टेज नंबर 3 का छिड़काव करना है और स्प्रे मैक्स ये कंपलसरी है, उसमें देना ही जरूरी है। तो ये यौवन अवस्था वाले ट्रीटमेंट, फूल लगने लगते हैं और इस समय बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है इस ट्रीटमेंट की। तो यौवन अवस्था में जैसे फसल के शरीर में हार्मोनिकल बदलाव होते हैं, तो उस अवस्था में क्या होता है, फसल को अलग अलग अन्न तत्वों की ज़रूरत पड़ने लगती है, कुछ अन्न तत्व डिफिशिएंट हो जाते हैं, तो वो फसल को देने में मदद होती है, तो फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। मैच्योरिटी स्टेज आती है, तो करीबन समझ लो उसके 20 से 25 दिनों के बाद मैच्योरिटी स्टेज होती है, मगर इतने लंबे समय इतने दूर तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फसल में सिर्फ दूध आने लग जाए तो स्टेज नंबर 3 का छिड़काव करने के 15 दिन के बाद, यानी कि 25 दिनों तक 2 नंबर का हो जाता है आपका, 25वें दिन में 2 नंबर का, उसके 15 दिन के बाद 3 नंबर का, यानी कि हो गए 40 दिन, और उसके 15 दिन के बाद 4 नंबर का, 55 दिन। क्योंकि बड़ी समस्या ये है कि 55-60 दिनों के बाद धान की फसल में जाना, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आती है, सर हमारा स्टेज नंबर 4 का तो छिड़काव ही नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करें? तो इसके लिए आप इस अवस्था में इतने दिनों को अगर थोड़ा सा प्रमाण में लेके इसका छिड़काव अगर करेंगे और इसका एप्लीकेशन करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो साथियों, ये मैच्योरिटी अवस्था है। स्टेज नंबर 3 के छिड़काव के 15 दिनों तक हमें हरित संजीवनी स्टेज नंबर 4 का छिड़काव करना है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके उसके साथ कंपलसरी स्प्रे मैक्स को मिलाना ही है। स्प्रे मैक्स ये कंपलसरी प्रोडक्ट है। अब उसके साथ ये मैच्योरिटी में आप खाद भी देते हो, कुछ लोग खाद देते हैं, तो क्या देना चाहिए उसको, रिकमेंडेशन क्या किया है, तब फसलों को कौन से न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको कहा, नाइट्रोजन की वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ने में आवश्यकता है और पोटेशियम की मैच्योरिटी स्टेज में आवश्यकता है, तो इस दरमियान आपको पोटैश देना आवश्यक है। तो पोटैश 30 kg और यूरिया फिर 20 kg 1 एकड़ के लिए, यानी कि उसकी ग्रोथ भी होगी और मैच्योरिटी भी अच्छी आएगी। इसके लिए ये खाद आप दे सकते हो। धान के फसल के ऊपर कौन सी बीमारी आ सकती है ये आपको बताया गया है। तो इसमें अगर ये बीमारी आती है तो क्या करना है और कैसे, छोटा रिकमेंडेशन देने का प्रयास हमने किया है। तो फफूंद में ब्लास्ट अगर आता है, ब्लास्ट एक जो फफूंद टाइप है, तो जैसे ऐसे रेडिश धब्बे आ जाते हैं, पत्ते ऐसे सूखने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे फसल सूख जाती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अपने पास डिफेंड करके प्रोडक्ट है, फंगिस्टैटिक फफूंद रोधक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। डिफेंड 2 ग्राम लेना है, फिर ट्राईसाइक्लोजोल 2 ग्राम, मैंकोजिप 2 ग्राम और स्प्रे मैक्स ये कंपलसरी है। ये बाजार वाले प्रोडक्ट है, ये बाजार से मिलेंगे आपको, ये केमिकल प्रोडक्ट है, ये अपन बनाते नहीं है, मगर इस बीमारी के लिए ये जरूरी है। ये आप इसको रिकमेंड कर सकते हो, दे सकते हो। एक्चुअल किसान देते ही है, ऐसा नहीं है कि पहली बार दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार दे रहे हैं। किसान का एवरेज रेगुलर प्रैक्टिस है। ये मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल के लिए नाम आपको इसलिए दिए है कि आपने अगर इसको ध्यान से पढ़ा, समझ लिया, तो आप जब किसान के पास जाते हो या आप किसान हो तो आपको ये समझ में आएगा कि अरे नहीं ये प्रोडक्ट है, अच्छा ये दिया था, या किसी बीज भांडार वाले ने आपको दिया, अरे हाँ ये प्रोडक्ट है, ये फंगस पे चलता है। तो इसमें अगर रैपिड की ज़रूरत है तो रैपिड मिला के आप छिड़काव कर सकते हो। रस्ट कीटकों का अटैक अगर होगा तो
उसके बाद सीथ ब्लाइट आता है। सीथ ब्लाइट एक फफूंद है, उसमें भी डिफेंड, कार्बेंडाजिम 1 ग्राम, स्प्रेमैक्स 1 ml, स्प्रेमैक्स 1 ml सभी छिड़काव में कंपलसरी है, बार बार नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद वेलेडामाइसिन हेक्साकोनाजोल 2 ml, 1 ml हेक्साकोनाजोल, स्प्रेमैक्स 1 ml, और ज़रूरतों के अनुसार रैपिड लेना ज़रूरी है। तो ये अलग अलग देखो, बीमारी अगर है तो आपको उसी तरीके की, अलग बीमारी है तो अलग दवा देनी पड़ेगी। हमारे शरीर में बुखार आता है, कभी कभार क्या होता है, बुखार आया तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं भाई एक काम करो पैरासीटामोल ले लो, एक दवा लिख के देता है। फिर 2 दिन के बाद बुखार आया, एक आध बार फिर वो पैरासीटामोल लिख के, तीसरी बार अगर आया तो बोलता है नहीं नहीं अभी ये बुखार कोई अलग है, फिर वो खून की जांच करा लेता है, फिर उसमें मलेरिया है क्या, टाइफाइड है क्या, फ्लू है क्या, तो किस की वजह से ये बुखार आ रहा है उसके ऊपर दवा देनी जरूरी होती है। वैसे फसल के ऊपर जो बीमारियां आती है, तो ये फफूंद है मान लिया, मगर फफूंद में कौन सी फफूंद है, तो ये इसको भी देखना जरूरी होता है। तो इसलिए उस हिसाब से हमें अलग अलग छिड़काव करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दवा बना दी और सभी के ऊपर काम कर जाए, बिल्कुल नहीं। जैसे आदमी के लिए एक दवा नहीं है, अलग अलग कई सारी दवाइयाँ हैं, लोग याद भी नहीं कर पाओगे इतनी दवाइयाँ। उसके बाद स्टेम रॉट आता है, स्टेम रॉट बहुत कॉमन बीमारी है, स्टेम रॉट की कॉमन बीमारी है, बहुत एरिया में ये आ रहा है। जैसे जैसे फसलें नीचे रूट के पास देखोगे ना, ऐसी काली काली हो जाती है और बाद में फिर वहाँ से बिल्कुल टूट जाती है, फसल सूखने लगती है। डिफेंड एक कॉमन है, डिफेंड बेहतरीन प्रोडक्ट है और आप इसको हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो। थायोमेनेट मिथाइल 1 ग्राम और स्प्रेमैक्स 1 ml, ज़रूरतों के अनुसार रैपिड आप इसमें ले सकते हो। फाल स्मूट ये फंगल बीमारी है, फाल स्मूट फंगल बीमारी है, इसमें डिफेंड, मेटालक्सिल, मैंकोजिब और स्प्रेमैक्स मिला के आपको छिड़काव करना है। उसके बाद बैक्टीरियल ब्लाइट, ये कॉमन बीमारी है, बैक्टीरियल ब्लाइट ये बहुत कॉमन बीमारी है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग पत्ते ऐसे रेडिश हो जाते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट आता है ज़्यादातर वो, तो उसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसके बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और स्प्रेमैक्स 85, और उसके बाद 2 छिड़काव करने पड़ते हैं, डिफेंड और कैप्टन 2 ग्राम, कैप्टन और स्प्रेमैक्स 85 लेके। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये सारी सिफारिश की गई है। तो ये कोई हर जगह पे ऐसी ही होनी चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं, हर एरिया के अनुसार, हर किसान के अनुसार, हर एक के अनुभवों के अनुसार ये अलग अलग हो सकती है। उसके बाद वायरल बीमारी आती है, टुंगरो करके धान में, अभी ये हर जगह पे आएगी ऐसा बिल्कुल नहीं, शायद एक आधी स्टेट में आते होंगे। और ये जो रिकमेंडेशन किए गए हैं, ये सब जो स्टडी किया गया है, ये भारत देश के जो अच्छे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है उनके जो अनुभव है, उनका जो स्टडी है, उनके हिसाब से ये सारी डिसीजन ली गई है, उनके हिसाब से ये सारे रिकमेंडेशन लिए गए हैं। तो ये वेरी हो सकते हैं। तो टुंगरो जब उसमें रैपिड, डिफेंड, रैपिड 2 ml, डिफेंड 2 ग्राम, मैंकोजिब, स्प्रेमैक्स 1 ml, इस तरीके से आप इसे दे सकते हो। पोटेशियम नाइट्रेट 5 ग्राम प्रति लीटर, स्प्रेमैक्स 1 लीटर। स्प्रेमैक्स ये कंपलसरी है, हर जगह पे स्प्रेमैक्स को देना जरूरी ही है। तो साथियों ये हुआ वायरल बीमारी। उसके बाद रस चूषक कीट आते हैं, रस चूषक कीटों के लिए तो रैपिड है ही है, 1 लीटर पानी में 2 ml लेके स्प्रेमैक्स के साथ छिड़काव करना है। रस चूषक कीटों का अटैक कई तरीके से बंद हो जाएगा। उसके बाद कीट आते हैं, अलग अलग टाइप के कीट आते हैं, कैटरपिलर ये अल्ली आती है, या पैडी हिस्पा आता है, उसमें क्लोरोपायरीफॉस, दोनों में क्लोरोपायरीफॉस और स्प्रेमैक्स, इसको आप मिला के दे सकते हो। स्टेम बोरर ये बहुत कॉमन कीट है, ये इंडिया के बहुत जगह पे आता है। स्टेम बोरर क्या है, फसल दिखती तो है मगर ऐसी निकाली तो तुरंत निकल जाती है, क्योंकि वो जड़ों में ही लगता है और फसल को वहीं से काट देता है। तो स्टेम बोरर कॉमन बीमारी है, कॉमन कीटक है ये। तो इमामेक्टिन बेंजाइट 1 ml, नुआन 1 ml और स्प्रेमैक्स 85 1 ml का आप इसको छिड़काव दे सकते हो। अंतर प्रवाही
कीटकों के लिए कभी भी ध्यान में रखना, स्टीम बोरर के लिए अंतर प्रवाही अब प्रोडक्ट देना जरूरी है। उसके बाद नेमाटोड ये बहुत कम आता है, मगर अभी साइंटिस्ट लोगों का कहना है तो उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी। कभी कभार क्या होता है, फसलें सूखने लगती है, फसल सूखने लगती है, तो हम सिर्फ ऊपर से देखते हैं कि भाई सर फसल सूख रही है, तो थोड़ा सा आप अध्ययन कीजिए। अगर सूख रही है तो एक आधा पौधा निकाल के देखिए और उसकी जड़ों को थोड़ा सा निरीक्षण कीजिए। ऐसी गांठें अगर आती है तो समझ लेना ये नेमेटोड है। तो गांठ अगर आ गई तो जमीन से अन्न तत्व जो है वो फसल को मिल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ वो स्पीड ब्रेकर बन गया है। तो अगर फसल को ऊपर अन्न तत्व नहीं मिलेंगे, फसल को अन्न तत्व नहीं, फसल सूख जाएगी। ये नेमेटोड होता है। तो उसमें एक काम होता है, जैसे कुछ है 2-4 जितने फसलें सूख रही है वो निकाल के अगर बाजू में फेंक दे तो वो डिसीज दूसरे फसल को नहीं लगेगा। या फिर उसके लिए अगर आपको देना है तो ड्रिंचिंग करना पड़ता है। ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, पैसिलोमाइसिन, गुड़ और छाछ, इसको एक साथ मिला के 200 लीटर पानी में ज़मीन में डालना है, तो उससे थोड़ा आपको अच्छा फायदा होता है। तो साथियों देखिए, ये जो सारे रिकमेंडेशन दिए गए हैं धान की फसल में, ये जो सारे रिकमेंडेशन दिए गए हैं, शायद आपने पेन नोट डाउन किया होगा, आपके पास नोटबुक होगा, या तो अभी ये वीडियो यूट्यूब पे हमेशा के लिए रहेगा, तो आप इसको बार बार सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। ये जो सारे खादों के यानी कि हरित संजीवनी के रिकमेंडेशन छोड़ के खादों के और पेस्टिसाइड के जो रिकमेंडेशन किए गए हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ये हमारे फील्ड ट्रायल के अनुसार, हम लोग भी आज सालों से ट्रायल्स करते ही रहते हैं, फील्ड ट्रायलों के अनुसार, हजारों किसानों के अनुभवों के अनुसार और भारत देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के अनुभवों के अनुसार ये रिकमेंडेशन दिए गए हैं। तो ये हर जगह पे यही रहेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हर जगह पे ज़मीन के अनुसार, वातावरण के अनुसार, किसान कैसे खेती करता है उसके अनुसार ये सब बदल सकते हैं। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में काफ़ी वक्त हो चुका है। आपको जय RCM, जय हरित संजीवनी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। मिट्टी का प्राण है ये, देश की शान है हरित संजीवनी। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी।